वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस के कामयाब दौरे के बाद मुत्तहदा अरब अमीरात के लिए रवाना। इस दौरे को करार दिया जा रहा है दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने के लिए निहायत अहम कदम। मुत्तहदा अरब अमीरात में आला क़यादत के साथ मुलाकात में भारत मुत्तहदा अरब इमारात के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर किया जाएगा तबादला ख्याल। फ्रांसीसी सदर ने वज़ीर आज़म मोदी के एजाज़ में शाही का किया एहतमाम। पीएम मोदी और सदर मैक्रोन ने की भारत और फ्रांस के दरमियान मजबूत दोस्ती की तारीफ। दोनों रहनुमाओं ने भारत फ्रांस CEO फोरम की मीटिंग में भी की शिरकत। तिजारत के शोबे में दो तरफ़ा ताउन में होने वाली पेशरफ्त पर किया खुशी का इजहार। वज़ीर आज़म मोदी और सदर मैक्रोन ने मुश्तरका बयान में भारत फ्रांस ताल्लुकात की मजबूती पर दिया जोर। पीएम ने कहा दिफाई ताउन हमारे ताल्लुकात का एक मजबूत सतून। वज़ीर आज़म ने मशहूर फ्रांसीसी शख्सियात से भी की मुलाकात। महकमा मौसमियात ने आज दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ज़ाती तौर पर मौके पर पहुंचकर की इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी। भारतीय फौज ने भी इमदादी कार्रवाइयों में बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। क्रिकेट में रविचंद्रन अश्विन की शानदार सेंचुरी की बदौलत भारत ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच में वेस्टइंडीज को इनिंग्स और 141 रन से दी शिकस्त। अश्विन ने दूसरी इनिंग में लिए 7 विकेट। सेंचुरी बनाने वाले यशस्वी जायसवाल को करार दिया गया मैच का बेहतरीन खिलाड़ी। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस का कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद मुत्तहदा अरब अमीरात के लिए रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी वहां आज मुत्तहदा अरब अमीरात की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म मुत्तहदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के साथ दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल भी करेंगे। पीएम के इस दौरे को भारत मुत्तहदा अरब अमीरात दोस्ताना मरासिम को मज़ीद मजबूत बनाने की सिमत में इंतहाई अहमियत का हामिल समझा जा रहा है। और UAE के दौरे पर वज़ीर आज़म मोदी के इस्तकबाल के लिए वहाँ रहने वाले भारतीयों में एक अलग ही जोश खरोश है। आलमी मलयाली कौंसिल के नायब सदर चार्ल्स पॉल ने वज़ीर आज़म के UAE के दौरे का पुरतपाक खैर मकदम किया है। चार्ल्स पॉल ने कहा कि यह काबिल फ़ख्र लम्हा होगा जब पीएम मोदी UAE पहुँचेंगे। DD न्यूज़ की नुमाइंदे तापस भट्टाचार्य ने मुत्तहदा अरब अमीरात में भारतीय सिफारतकार संजय सुधीर से बातचीत की। संजय सुधीर ने बताया कि गुज़िश्ता साल दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली आई थी, जब जामे इक़्तिसादी शराकतदारी पर दोनों ममालिक के माबैन एक अहम तिजारती मुआहदा तय किया गया था। फ्रांस का दौरा समाप्त करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे आबू धाबी और यहां पे बहुत सारी चीजों को लेके वार्तालाप की जाएगी UAE के साथ। और क्या क्या वो पॉइंट्स है जिस पे बातचीत करेंगे, उसके लिए हमारे साथ खुद मौजूद है इंडियन एम्बेसडर UAE के संजय सुधीर जी। बात करेंगे सर आपसे कि कौन सी ऐसी वो अहम मुद्दे हैं जिन पे भारत और UAE आगे चल बात कर सकता है। हमारा जो आपसी रिलेशनशिप है इतना विस्तृत रिलेशनशिप है कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इट्स वेरी मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप जिसमें कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हेल्थ, बहुत सारे मुद्दे हैं। तो जब हमारे नेता मिलेंगे तो फिर इन सब मुद्दों पे जो बायलैटरल इश्यूज हैं उन पे डिस्कशन होगा, इंटरनेशनल इश्यूज पे डिस्कशन होगा। सेपा तो एक तरह से एक नई ऊंचाई या एक नई आधारशिला दे रहा है इंडिया UAE रिलेशनशिप को, क्योंकि सबसे शायद जल्दी इस तरीके का एग्रीमेंट साइन किया गया था दोनों कंट्री के बीच में। हमारे लिए किसी भी देश के साथ खाड़ी के क्षेत्र में और पूरे मिडिल ईस्ट में ये सबसे पहला सीपा था। UAE के लिए किसी भी देश का सबसे पहला सीपा था उनके लिए, तो एक ऐतिहासिक सीपा है।
हालांकि हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेशन था वो ऑलरेडी बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन सीपा के आने से उसको एक और पुश मिला है, उसको एक और थ्रस्ट मिला है। उसके चलते एक साल का जो हमारा स्टैटिस्टिक्स हम देखते हैं, करीब 19 से ज़्यादा प्रतिशत का इजाफा हुआ है उसमें। और आज जो 2022 हमारा जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में बायलैटरल ट्रेड करीब $85 बिलियन था। जब प्रधानमंत्री ने यहाँ पे जब शुरुआत की इंडिया यूए रिलेशनशिप की, वो करीब भारत में उससे पहले था 30 साल तक कोई इस तरीके का रिलेशनशिप नहीं हुआ था। और उसके बाद प्रधानमंत्री जब आए, एक यूएई के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप बना जो शायद आज से पहले हमने हार्डली कभी देखा हो। निवेश के क्षेत्र में भी आज यूएई इंडिया का 7th लार्जेस्ट एफडीआई सोर्स है, और पिछले साल में इट वाज द 4th लार्जेस्ट। दे इन्वेस्टेड अबाउट $3.5 बिलियन। पूरा जो जीसीसी से जो निवेश आता है भारत में, उसमें से 77% निवेश यूएई से आता है। भारत के इंडियन एम्बेसडर जो यूएई में, वो बता रहे थे कि फिनटेक, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन, ये मुद्दे जो है वो सुर्खियों में रहेंगे। क्या पर्सन राजेश जी के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, अबू धाबी। अबू धाबी में पहले अज़ीम शान मंदिर की तामीर का काम जोरों पर है। खास बात यह है कि यह अबू धाबी में पहला रिवायती हिंदू मंदिर है। डीडी न्यूज के नुमाइंदे तापस भट्टाचार्य ने मंदिर के तामीराती काम का मुआयना किया। देख सकते हैं आप कितना भव्य एक इमारत बन रही है। ये इमारत नहीं है, असल में एक मंदिर है। आसपास रेत ही रेत है, क्योंकि है हम अबू धाबी में, और आसपास का जितना भी इलाका है वो सब जगह पे सिर्फ रेत ही रेत है। लेकिन उस रेत के बीच में बन रहा है एक मंदिर। जी हाँ, आपने सही सुना, ये अबू धाबी में बन रहा है। इनफैक्ट यूएई का, अबू धाबी का सबसे पहला मंदिर बन रहा है। और उसके बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस मंदिर को बनने में बहुत ज्यादा सहयोग दिया। कितना महत्वपूर्ण है एक सनातन धर्म यूएई से निकलता हुआ, वेस्ट एशिया में फैलता हुआ और पूरे विश्व में जाता हुआ। भारतीय संस्कृति के हृदय में संवादिता की भावना है, इसलिए भी अभी जो भी भारत में रहते वो सभी को और पूरी दुनिया में ये यूनिटी और इन डाइवर्सिटी का जो संदेश है वो हमारी संस्कृति के हृदय में है। ये जो मंदिर, ये जो संकुल पूरा है, ये संकुल इसलिए अबू धाबी में बन रहा है क्योंकि इधर की जो सरकार है, भारत की सरकार है, सभी के मन में यही एक संदेश है कि ये सदी में भी यही संवादिता की भावना आगे बढ़ती रहे और ये मंदिर ये संवादिता की भावना का घनीभूत स्वरूप बन के रहेगा। थोड़े सर आपसे जानना चाहेंगे, ये बहुत बड़े इलाके में फैला है, कितना इसका एरिया है, कितना वर्ग है, कितना क्या क्या चीजें आप इस मंदिर में दिलों प्रोवाइड कर रहे हैं? ये जो बीएपीएस हिंदू मंदिर अबू धाबी जो है, अभी एरिया है 27 एकड़। इट्स ए ह्यूज एरिया। उसमें से आधे जो है 13.5 एकड़ में पूरा पार्किंग बनेगा। वहां पे 1200 गाड़ियां, 30 बसेस, 2 हेलीपैड्स होंगे। एंड बाकी के जो 13.5 एकड़ है वहां पे पूरा फर्स्ट एवर ट्रेडिशनल स्टोन हैंड कार्व्ड हिंदू टेम्पल बनेगा और 25,000 स्क्वायर मीटर के बांधकाम में बिल्टअप एरिया में अलग अलग सुविधाएं होगी। ये ओएसिस जो है सैंड का, इसके बीच में एक सनातन मंदिर, और उस सनातन मंदिर में अब वो बन जाएगा, तैयार हो जाएगा 2024 में। और इस मंदिर के बनने के बाद यहाँ में जितने भी लोग हैं वो सिर्फ ना इस मंदिर को देख पाएंगे, इसमें आ पाएंगे, बल्कि यहाँ से एक जो बार बार कहते हैं कि टॉलरेंस, जो रिलीजन टॉलरेंस और सनातन जो हमारी नॉलेज है, उसको यहाँ से अलग अलग दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया जाएगा। कैमरा पर्सन राजेश जी के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, अबू धाबी। वजीर आजम के फ्रांस के दौरे के दौरान सदर एमेनुअल मैक्रोन ने पेरिस के लोवरे म्यूजियम में वजीर आजम मोदी के एजाज़ में शाही का एहतमाम किया। फ्रांसीसी सदर और खातून अव्वल ब्रिजिट मैक्रोन ने वजीर आजम मोदी का पुरतपा खैर मकदम किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि गुज़िश्ता 25 बरसों में दुनिया ने बहुत से नशेब व फराज देखे हैं और काफ़ी मुश्किल हालात का सामना किया है, लेकिन फ्रांस और भारत के माबहन दोस्ताना मरासिम बरकरार रहे। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम न सिर्फ दोनों ममालिक के फलाह बहबूद बल्कि आलमी अमन व सलामती के लिए भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी शराकत दारी आलमी फलाह बहबूद के तय क़ुव्वत है।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस की मशहूर शख्सियात को तोहफे दिए। वज़ीर आज़म ने फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रों को संदल की लकड़ी का सितार पेश किया। मौसीकी के साथ सितार की ये मुनफरद नकल खालिस संदल से बनी हुई है। संदल की लकड़ी की तराश खराश का फ़न एक शानदार और कदीम दस्तकारी का फ़न है और ये सदियों से जनूबी भारत में राइज है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांसीसी वज़ीर आज़म एलिज़ाबेथ बॉर्न को 9 मार्बल जड़ी हुई मेज़ तोहफे में दी है। मार्बल इनले वर्क कीमती पत्थरों के इस्तेमाल से संगीन मार्बल पर किए जाने वाले आर्ट के सबसे पुरकशिश कामों में से एक है। ये मार्बल राजस्थान के शहर मकराना में पाया जाता है, जो कि आला मेयार के मार्बल के लिए काफ़ी मशहूर है। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांसीसी कौमी असम्बली के स्पीकर यल ब्रॉन पेवेट को हाथ से बने हुए कश्मीरी रेशम के कालीन का तोहफा दिया है। हाथ से बुने हुए रेशमी कालीन अपनी नरमी और कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस की खातून अव्वल ब्रिजिट मैक्रों को संदल की लकड़ी के डिब्बे में पोचमपल्ली इक्कत तोहफे में दिया है। तेलंगाना के शहर पोचमपल्ली का रेशमी इक्कत कपड़ा भारत के टेक्सटाइल के शानदार विरसे की अलामत है। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांसीसी सेंट के सर जैरेड लॉचर को खालिस संदल की लकड़ी का हाथ से तैयार करता अम्बावरी हाथी भी पेश किया। संदल की लकड़ी पर तराशे गए हाथी के फनपारे को भारतीय सकाफत में खास अहमियत और मकाम हासिल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे के दूसरे दिन फ्रांस के बैनुल-अक़वामी लग्जरी ब्रांड शनेल की CEO लीना नायर से भी मुलाकात की। लीना नायर महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पैदा हुई थी। काबिल ज़िक्र है कि शनेल कंपनी में शामिल होने से कबल लीना नायर ने यूनिलीवर में 30 साल तक मुख्तलिफ ओहदों पर काम किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एरोस्पेस इंजीनियर और पायलट थॉमस पैस्केट से भी मुलाकात की। पैस्केट यूरोपीय खलाई एजेंसी में खलाई साइंसदां हैं और 39 घंटे 54 मिनट की स्पेस वॉक का यूरोपीय रिकॉर्ड भी रखते हैं। थॉमस पैस्केट ने हुवीआर और प्रोक्सिमा पर काम किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस की योगा कोच शार्लेट शोपान से मुलाकात की। 100 वर्ष की योगा इंस्ट्रक्टर शार्लेट को ग्रानी योगा या बैमी योगा के नाम से भी जाना जाता है। गुज़िश्ता 40 सालों से योगा की ट्रेनिंग देने में सरगर्म है। शार्लेट शोपान जर्मनी में पैदा हुई थी। वज़ीर आज़म ने अपने कामयाब दौरे फ्रांस को यादगार करार दिया है। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा, फ्रांस का ये दौरा यादगार रहा। मुझे बास्टिल डे की तकरीबात में शिरकत का मौका मिला, जिसने इस दौरे को और भी ख़ास बना दिया। परेड में भारतीय दस्ते की काबिल फ़ख्र मौजूदगी देखकर बहुत ही अच्छा लगा। मैं सदर एमेनुएल मैक्रों फ्रांस के अवाम का उनकी गैर मामूली गर्मजोशी और मेहमान नवाजी के लिए शुक्रगुजार हूँ। हमारी दोस्ती ऐसी ही बढ़ती रही। खारजा सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वज़ीर आज़म मोदी की उनके दौरे फ्रांस में बेमिसाल इज़्ज़त अफजाई की गई। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए भारत और फ्रांस के दरमियान मफाहमत का हवाला देते हुए खारजा सेक्रेटरी ने कहा कि दोनों मुल्कों ने इसके लिए एक तफसीली फ्रेमवर्क तैयार किया है। सेक्रेटरी खारजा ने कहा कि दोनों ममालिक ने सलामती और खुद मुख्तारी के शोबों में ताउन के लिए रोड मैप भी तैयार किया है। Partnership for security and sovereignty. It takes a very, I would say, comprehensive approach to how India and France would approach their partnership in the space of security and sovereignty. It doesn't look at individual transactions. It doesn't even look at individual segments of it, but it looks at security in the widest possible perspective, reduces it into what specific things could be achieved by the two countries. खारजा सेक्रेटरी ने बताया कि दोनों ममालिक ने साइंस, टेक्नोलॉजी और तालीमी ताउन पर भी इत्तफाक किया है। दोनों ममालिक ने इस हवाले से तफसीली खाका भी तैयार किया है। Science, technology and academic cooperation between research institutions between the two countries, which then again breaks itself down into scientific cooperation, critical technologies, health cooperation,
cyber cooperation, digital regulatory framework engagements, cooperation in digital technologies specifically. खारजा सेक्रेटरी ने कहा कि दोनों ममालिक तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों ममालिक ने हिंद बहरुल काहिल में फ्रांस भारत शराकतदारी के लिए खाका तैयार किया है। If we were to zoom in into the specific key strategic elements of the relationship in Horizon 2047, we also have a roadmap for India-France partnership in the Indo-Pacific, which, as I said, focuses entirely on a set of collaborative engagements that India and France could undertake in the area, in the entire geography of Indo-Pacific moving forward. और अब दीगर खबरें। जमुना में सैलाब के बाद दिल्ली की हालत बहुत ख़राब है। जमुना की पानी की सतह अगरचे कुछ नीचे आई है, लेकिन बहरान अभी भी बरकरार है। लाल किले से लेकर ITO, जमुना बाजार और लोहे का पुल समेत दिल्ली के कई हिस्से पानी से भरे हुए हैं। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना ने सूरत हाल से निपटने के लिए ITO समेत मुख्तलिफ मकामात पर जमुना का दौरा किया। फौज, NDRF, दिल्ली जल बोर्ड, सैलाब और आपाशी महकमा और दिल्ली हुकूमत के दीगर महकमे दिल्ली में सैलाब की सूरत हाल से निपटने के लिए जंगी बुनियादों पर काम कर रहे हैं। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने आज दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आसमान आम तौर पर अब्र आलूद रहने की वजह से बाज़ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। भारत में G20 के ज़ेर सदारत वज़ीर ख़जाना और सेंट्रल बैंक के गवर्नर यानी FMCBG और फाइनेंस और सेंट्रल बैंक के डिप्टी यानी FCBD की मीटिंग गांधीनगर में जारी है। इस मीटिंग में भारत की G20 चेयरमैनशिप के तहत फाइनेंस ट्रैक की 5 अहम तरजीहात पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। इस इजलास में आलमी मईशत और बैनुल-अक़वामी मालियाती ढांचे से मुतालिक मुतअद्दिद उमूर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। वहीं 17 और 18 जुलाई को FMCBG की मीटिंग मुनक़िद होगी, जिसकी मुश्तरका सदारत वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास करेंगे। इजलास में कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। काबिल ज़िक्र के इजलास में G20 के वज़ीर ख़जाना और मरकज़ी बैंक के गवर्नरों समेत 500 मंदूबीन की शिरकत मुतवक्को है। गुरुग्राम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो करेंसीज, .NET, NFT और मेटावर्स के दौर में जराइम और साइबर सिक्योरिटी पर G20 सरबराह इजलास के दूसरे और आखिरी दिन मुजरिमाने इस्तेमाल के चैलेंजेस पर 3 तकनीकी सेशन मुनक़िद हुए। इजलास में शुरा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, .NET, क्रिप्टो करेंसी, मनी लॉन्ड्रिंग, बच्चों का इस्तेसाल और मालूमात के तबादले पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने इख्तितामी इजलास से खिताब किया। इजलास में रोज़ बरोज़ बढ़ते हुए साइबर जराइम से मौसर तरीक़ाकार से निपटने के लिए वसी तर पैमाने पर बातचीत की गई। तमाम अरकान ने इंटरनेट गवर्नेंस, DPI महफूज करने, मेटावर्स और डिजिटल कारी ओनरशिप पर मुनक़िदा 3 तकनीकी सेशंस के दौरान साइबर जराइम से लाहक़ ख़तरात से निपटने और साइबर स्पेस को महफूज बनाने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। नाज़रीन, सावन का अहम महीना चल रहा है। मुल्क भर के शिव मंदिरों में अक़ीदतमंदों की भीड़ उमड़ रही है। आज सावन की शिवरात्रि है। सावन शिवरात्रि के पुरमसरत मौके पर अक़ीदतमंदों ने आज सुबह सवेरे से मेरठ के बाबा उगधनाथ शिव मंदिर में पूजा की। सावन शिवरात्रि हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर मनाई जाती है। इस बार सावन के महीने में दिन 15 जुलाई यानी आज के दिन पड़ रहा है। इसमें कांवड़िए गंगा का पानी लाने के लिए पैदल सफ़र करते हैं और सावन शिवरात्रि के दिन इसी पानी से शिवलिंग की पूजा करते हैं। उत्तर प्रदेश के शामली ज़िले के किसानों ने एक बार फिर पूरी रियासत में गन्ने की पैदावार में परचम लहराया है। शामली ज़िले के किसानों ने सख्त मेहनत, लगन और साइंसी नुक्ता नज़र को अपनाते हुए लगातार 5वीं बार गन्ने की पैदावार में ज़िले को पहला मकाम दिलाया है। रियासत का शामली जिला पूरी रियासत में गन्ने की पैदावार में पहले नंबर पर आया है।
गन्ने के महकमे ने रियासत के हर जिले से क्रॉप कटिंग करवाई थी, जिसका औसत निकाला गया था। इसके बाद शुगर केन कमिश्नर लखनऊ ने गन्ने की पैदावार के आददोशुमार जारी किए। फसल की कटाई के नताइज की बुनियाद पर जिला शामली मुसलसल 5वें साल गन्ने की पैदावार में पहले नंबर पर रहा। जिला गन्ने के अफसर विजय बहादुर सिंह ने कहा कि शामली 1025.12 क्विंटल फी हेक्टेयर औसत पैदावार हासिल करके रियासत में पहले नंबर पर है। हमारा जनपद पिछले 5 सालों से उत्तर प्रदेश में उत्पादकता में प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा है। लगातार 5 सालों से हमारा जनपद प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में हम जो है शीर्ष स्थान उत्तर प्रदेश में प्राप्त कर रहे हैं। हमारे किसान भाइयों द्वारा अच्छी तकनीकों द्वारा, वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल करके और गन्ने की पैदावार की जा रही है, जिससे ये उत्पादकता हमको प्राप्त हुई है। इससे पहले जिले की औसत गन्ना पैदावार की अगर बात की जाए तो 2018-19 में 962.12 क्विंटल फी हेक्टेयर, 2019 और 20 में 990.64 क्विंटल फी हेक्टेयर, 2020 और 21 में 1004.28 क्विंटल फी हेक्टेयर थी। साल 2021 और 22 में शामली में गन्ने की पैदावार 1025.12 क्विंटल फी हेक्टेयर रही है। दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर जिला 948.84 क्विंटल फी हेक्टेयर पैदावार के साथ दूसरे और मेरठ जिला 914.96 क्विंटल फी हेक्टेयर पैदावार के साथ तीसरे नंबर पर रहा। जिला शुगर केन ऑफिसर ने कहा कि इसके लिए शामली जिले के तमाम गन्ने के काश्तकार मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जिनकी मेहनत और मजबूत कुव्वत इरादी और महकमे की तरफ से दी गई तजावीज के मुताबिक गन्ने की काश्त के साइंसी तरीक़ाकार की वजह से जिले को गन्ने की काश्त हासिल करने में कामयाबी मिली है और साथ ही गन्ने की पैदावारी सलाहियत में इसने पहला मकाम हासिल किया है। उत्तर प्रदेश से अनुज सैनी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। नाज़रीन पेश दिल्ली से शायर उर्दू अखबारात का मुख्तसर सा जायजा। उर्दू अखबारात के जायजे में जो सबसे पहली सुर्खी हमने ली है वो है रोजनामा इनकलाब से और यह है हिंदुस्तान का तीसरा चांद मिशन कामयाबी के साथ शुरू। आंध्र प्रदेश के खलाई मरकज श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 की कामयाब लॉन्चिंग। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने साइंसदानों को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर जमहूरिया, नायब सदर और वजीर आजम समेत दीगर अहम शख्सियात ने मुसरत का इजहार किया। अगली खबर भी हम ले रहे हैं इनकलाब से और ये खबर है वज़ीर आज़म को फ्रांस के सबसे बड़े शहरी एजाज़ से नवाजा गया। कौमी परेड में शिरकत और हिंदुस्तानी फ़ौज के दस्ते ने भी इस परेड में शिरकत की। वज़ीर आज़म ने इस दौरे को बेहद कामयाब करार दिया। आगे बढ़ेंगे अगली सुर्खी की तरफ। ज्ञानवापी मस्जिद अहाते के सर्वे पर फरीक़ैन की बहस मुकम्मल, फैसला फ़िलहाल महफूज। अगली सुर्खी हिंदुस्तान एक्सप्रेस से और ये दिल्ली में सैलाब की सूरत हाल से मुतालिक है। दिल्ली में सैलाब के कहर से मुकाबले के लिए फ़ौज की मदद तलब की गई है और NDRF समेत दिल्ली महकमे के सभी शोबाजात जंगी पैमाने पर राहत कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। फ़िलहाल दिल्ली में येलो अलर्ट है, बारिश का इम्कान है। हालांकि आबी सतह में कुछ कमी दर्ज की गई है, लेकिन फ़िलहाल अभी भी सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर कायम है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की अगली सुर्खी, अजीत पवार को मिली महाराष्ट्र के महकमा खजाना और मनसूबाबंदी की जिम्मेदारी। सियासी उथल पुथल के दरमियान अभी एकनाथ शिंदे ने कलमदान तकसीम कर दिए हैं। आगे बढ़ेंगे अगली सुर्खी की तरफ और ये वज़ीर आज़म के फ्रांस दौरे से मुतालिक है। वज़ीर आज़म ने बेस्टल डे परेड में शिरकत की, बावक़ार एजाज़ से भी नवाजे गए। सहाफ़त की सुर्खी, अगली सुर्खी, गुज़िश्ता 2 दहाइयों में समुद्रों के 56% पानी का रंग तब्दील हो गया है, साइंसदानों का हैरत अंगेज़ इंकशाफ। और आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और ये यकसा सिविल कोड से मुतालिक है। यकसा सिविल कोड पर अवामी राय जमा करने की मुद्दत में तोसी का ऐलान कर दिया गया है।
मुल्क के कई शहरों में सस्ते दामों पर हुकूमत टमाटर फरोख्त करके 90 रुपये फी किलो में फिलहाल टमाटर बिक रहे हैं। इसी को देखते हुए सस्ते टमाटर की मुहिम हुकूमत की जानिब से शुरू की जाएगी। और ये था आज के उर्दू अखबारात और उनकी सुर्खियाँ। अब फिलहाल रुख करते हैं खेल के मैदान का। भारत ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच में शानदार फतेह हासिल कर ली है। भारत ने यह मैच 1 इनिंग और 141 रन से जीता है। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 में अच्छी शुरुआत की है। भारत ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट तारीख में 23वीं जीत हासिल की है। मैच में वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीत कर बैटिंग करने का फैसला किया और पहले इनिंग में 150 रन बनाए। जवाब में भारत ने पहले इनिंग में 5 विकेटों पर 429 रन बनाए। इस पर टीम इंडिया को 271 रन की बढ़तरी हासिल हुई है। वेस्ट इंडीज़ की टीम दूसरी इनिंग में 130 रन पर ही ढेर हो गई। इस तरह टीम इंडिया ने मैच 1 इनिंग और 141 रन से जीत लिया। भारत की एशिया से बाहर इनिंग के फ़र्क से ये सबसे बड़ी जीत है। भारत की तरफ से आर अश्विन ने मैच में मजमूई तौर पर 12 विकेटें हासिल की, जिनमें दूसरी इनिंग की 7 विकेटें शामिल हैं। जबकि इस मैच में डेब्यू करने वाले यशस्वी जायसवाल ने 171 रन की इनिंग खेली और मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। इस जीत के साथ ही रोहित शर्मा की क़यादत वाली टीम सीरीज़ में 1-0 से आगे हो गई है। दोनों टीमों के दरमियान अब सीरीज़ का दूसरा मैच 20 जुलाई से त्रिनिदाद में खेला जाएगा। विंबलडन में सर्बिया के लेजेंडरी टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने विंबलडन ओपन के फाइनल में अपनी जगह बना ली है। मेंस सिंगल के पहले सेमीफाइनल में जोकोविच ने इटली के यांग सेनर को शिकस्त दी। दिफाई चैंपियन जोकोविच 9वीं बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे। उन्होंने सेनर को 6-3, 6-4, 7-6 से शिकस्त दी है। सेनर को शिकस्त देकर जोकोविच ने 35वीं बार ग्रैंड स्लैम के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अब वो रिकॉर्ड 8वीं मरतबा विंबलडन जीतने से एक कदम ही दूर है। और आइए अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे जीएसटी के 6 साल मुकम्मल होने की।